आज की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करा जाता है। इसका कंपैरिजन एक मैकेनिकल माइक्रोमीटर के साथ भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा माइक्रोमीटर आपके लिए सही रहेगा आपकी ज़रूरतों के हिसाब से और आपके बजट के अंदर भी उसको आना चाहिए। बॉक्स पे आपको इस तरीके की लुक मिलती है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर। बॉक्स के ऊपर एक ग्लास विंडो बनी हुई है और एक हैंगिंग के लिए बनाया है। ऊपर ही इसका इंस्ट्रक्शंस मैनुअल आपको मिल जाता है साथ में। ये माइक्रोमीटर का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है और ये सारी डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएगी। सबसे पहले इसकी लुक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। आगे यूजुकी की ब्रांडिंग है। 25 mm तक की ये मोटाई नाप सकता है और इसका रेजोल्यूशन 0.001 mm का है। काफ़ी बारीकी ये दिखा पाएगा आपको आपकी मेजरमेंट्स की। बैक साइड पे इसका सीरियल नंबर लिखा मिल जाता है और ये बैटरी चेंज करने के लिए है। इसके साथ ही आपको ये एक स्पेशल टूल भी मिल जाता है। ये देख सकते हैं बैटरी इसमें कंपनी ने ऑलरेडी इंस्टॉल करके दी है और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी भी मिल जाती है। ये अच्छी बात है। बैटरी निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। ये काफ़ी अच्छी शेल्फ लाइफ होती है इस तरह की बैटरीज़ की। ज़्यादातर कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं, अच्छी जो क्वालिटी की डिवाइसेस होती हैं आजकल, कई अच्छे कैलकुलेटर्स, उन सभी में आपको यही बैटरीज लग के मिलेंगी क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और ईजिली ये लीक नहीं करते हैं। इसमें भी कंपनी ने यही इंस्टॉल करके दिया है तो अच्छी बात है। इसको देख भी सकते हैं, अंदर घुमाने पे रोटेट करता है। इससे ज़्यादा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बैटरी को वापस इंस्टॉल कर देते हैं। इसको लगाने के लिए इसका टर्मिनल यहाँ पर है ये, तो इसको ऐसे करके फिर आप लगाएंगे तो ईजिली बैठ जाएगा। कोशिश करें कम से कम फिंगरप्रिंट्स आपके आए बैटरी पे। इस तरीके से आप इसका बैटरी निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ आपको डेसिकेंट भी मिलता है। बेसिकली ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर्स होते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, तो इनको पानी से आपको काफ़ी ज़्यादा बचाना पड़ेगा। इसलिए इसके बॉक्स के अंदर भी ये डेसिकेंट दिया हुआ है ताकि जब आप इसको स्टोर करते हैं तो किसी भी तरीके से ह्यूमिडिटी से इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डैमेज ना हो, ताकि इसकी जो प्रिसीजन है वो बना रहे वक्त के साथ। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट है तो इसको जब आप यूज़ कर ले उसके बाद केयरफुली इसके बॉक्स में ही आपको रखना है, ऐसी बाहर पड़ा ना छोड़े। जो डिजिटल माइक्रोमीटर्स होते हैं इनका जो रैचेट होता है इसी के अंदर बिल्ट इन होता है। अगर मैकेनिकल माइक्रोमीटर्स आपने इस्तेमाल करें तो उसमें जो छोटा वाला पार्ट होता है उसमें रैचेट बिल्ट इन होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर्स होते हैं इन पर कोई स्लीव नहीं होती जिस पे कि स्केल बना हुआ होता है, जैसे कि मेन स्केल होता है माइक्रोमीटर्स में। कंपैरिजन के लिए एक मैकेनिकल माइक्रोमीटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। ये जो रैचेट नॉब है इसमें यहाँ पर होती है और ये बड़ा वाला जो पार्ट होता है ये थिम्बल कहते हैं और इसी पे स्केल बना हुआ होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर्स में कोई स्केल बना हुआ नहीं होता, कोई आपको लाइंस मैच नहीं करनी पड़ती, तो ये खुद ही रीडिंग आपको दिखाता है इसकी एलसीडी स्क्रीन पे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है इस्तेमाल करने में। जो थिम्बल होता है नॉर्मल माइक्रोमीटर्स में उसके बजाय ये रैचेट नॉब इसमें यहाँ पर दी जाती है जो भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर्स होते हैं। और ये लॉक पिन दी गई है, कोई भी आपने रीडिंग ली है तो उसको वहीं पर होल्ड करने के लिए इस तरीके से काम करता है। अब ये घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं। ये वाला पार्ट इसका स्पिंडल होता है और ये एनविल होता है। इसके बीच में रख के कोई भी आप रीडिंग्स लेते हैं। इसकी जो सरफेसेस होती है काफ़ी हार्डन्ड होती है, कार्बाइड की इसके ऊपर कोटिंग होती है। हार्डन्ड ये इसलिए होती है कि रेगुलरली ये कांटेक्ट में आती है, किसी भी चीज़ से आप मेजर करेंगे तो बार बार कांटेक्ट में आने से ये घिसे ना, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा हार्डन इनको करा हुआ होता है। ज़्यादातर इसकी बॉडी मेटल की है और ऊपर ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इसके अंदर। बैटरी बदलने के लिए ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला इसका बटन है। अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो सपोज़ आप इसको 0 अगर करना चाहते हैं, इसका जो डेटम है तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो भी इसका डिफरेंस होता है ये उसको नलीफाई कर लेता है उस हिसाब से। अभी देख सकते हैं इतना ये आ रहा है तो क्योंकि मैंने इसको आगे करा के फिर इसको 0 करा था, तो आप देख सकते हैं तो अपना ये 0 पे आ चुका है। और अगर माइक्रोमीटर थोड़ा बहुत खुला हुआ है, आगे पीछे है ये, तो इसका ABS का बटन दबा के आप इसको 0 भी कर सकते हैं। इससे टेम्परेरीली आप 0 सेट कर सकते हैं। ABS का बटन दबाने से एब्सोल्यूट मोड ऑन हो जाता है।
ये इसलिए होता है कई बार आपको डिफरेंस नापना है दो चीज़ों के बीच में, तो क्विकली आप इसको 0 करके आगे पीछे कर पाए। और एक बार दबाएंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो एक्चुअल रीडिंग जो इसकी है वो आ जाएगी कि कितना आगे ऑलरेडी मूव हो रखा है। तो 3.285 mm के इसकी बीच की क्लियरेंस से दिखा रहा है। ऐसे ही इस वाले बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये इंचेस में चला जाता है। ज़्यादातर मशीनिस्ट मेट्रिक ही पसंद करते हैं, लेकिन कई जो यूएस के मशीनिस्ट हैं वो इसको मेट्रिक में नहीं पसंद करते, तो उनके लिए इंचेस भी दिया गया और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कई बार जब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंचेस को mm में या mm को इंचेस में, तो ये सिंपली आप उस तरह की यूनिट सेट करके इसको लॉन्ग प्रेस करके कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्या ज़्यादातर लोगों के लिए इंचेस काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दिया रहता है तो अच्छा रहता है। वैसे भी ये इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा जी इस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। एक मैकेनिकल माइक्रोमीटर के कंपैरिजन में डिजिटल माइक्रोमीटर से नाप तोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना है तो उसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल या ग्रीस की अगर फिल्म होती है तो उसकी थिकनेस भी इसके अंदर आ जाती है। वैसे भी इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि इसकी सरफेस को मैंने छुआ था तो ये भी साफ़ करना पड़ेगा। मेजरमेंट्स के वक्त इसको छूते नहीं हैं हाथ से। अगर ऑयल या ग्रीस की फिल्म आ जाती है तो उससे भी इनएक्यूरेट रीडिंग्स आएगी नहीं तो। और जब भी रीडिंग ले उससे पहले पूरा इसको क्लोज़ करके चेक कर लें कि आपको 0 दिखा रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं दिखा रहा है तो इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये 0 पे हो जाएगा। ये 0 हो चुका है। और जब भी मेजरमेंट ले तो इसको आराम से आपको धीरे धीरे घुमाना है, बहुत स्पीड से आपको दौड़ा के इसको नहीं घुमाना होता है। जैसे अगर इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं -7 आ रहा है, क्योंकि इसकी जो सरफेसेस है ओवर टाइट हो चुकी है। इतने टॉर्क पे इसको नहीं टाइट करना होता। इसके अंदर अपना ही एक रैचेटिंग मैकेनिज्म होता है और इसका अपना टॉर्क प्रीसेट होता है, तो उस पे ही ये मेजरमेंट्स लेने के लिए बना हुआ होता है। आप अपने टूल के साथ ऐसा मत करना। तो जब भी मेजरमेंट ले आराम आराम से इसको घुमाएं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के एलन बोल्ट्स हैं। M6/100 इनका साइज़ है। हैंडल बार एंड वेट्स के लिए स्पेशली मैंने इंपोर्ट कराए थे। खैर इस पर अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें बात करेंगे। और ये रीडिंग देख सकते हैं 6.999 आ रही है और 0 पे वापस आ गया है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो भी रीडिंग से आपको दिखाएगा 0.001 mm तक की उनकी एक्यूरेसी होगी। इतने हाई रेजोल्यूशन तक ही आपको नाप तोल करके दिखा सकता है। जो माइक्रोमीटर हमने पिछली वीडियो में कवर करा था इसका रेजोल्यूशन 0.01 mm तक ही था। मैकेनिकल वर्जन्स जो होते हैं ज़्यादातर इतने ही रेजोल्यूशन तक आपको दिखाते हैं रीडिंग्स। ऐसी किसी पॉलीथीन की अगर आपको मेजरमेंट लेनी है थिकनेस की, 0.072 mm की इसकी थिकनेस आ रही है, तो इसकी जो मोटाई है 61 माइक्रोन से ज़्यादा बताइए, तो इसके हिसाब से इनका जो दावा है एक्यूरेट है। आजकल आपने पॉलीथीन्स का देखा होगा, जो कम माइक्रोन की पॉलीथीन बैग्स हैं उनको बैन करा जा रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के लिए। जो ज़्यादा थिकनेस के पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको ही अलाउ कर रखा है, क्योंकि इनको कलेक्ट कर पाना आसान होता है। इनका बाय बैक रेट होता है, ये देख सकते हैं जैसे 10 रुपीज़ पर kg का इसका बाय बैक रेट है, तो ये पर्यावरण में नुकसान ना करे इस कारण से इसकी थिकनेस बढ़ाई जा रही है आजकल। ऐसी स्टैनली का फीलर गेज है मेरे पास। इसकी थिकनेस पता है मुझे ब्लेड्स की, तो इनको भी मेजर करके देखते हैं कि कितनी थिकनेस इनकी एक्चुअली है। सबसे पहले तो इनको अल्कोहल की मदद से साफ़ करना पड़ेगा हमें। 0.10 mm का जो ब्लेड है इसकी एक्चुअल थिकनेस 0.105 mm आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी का हमारे पास माइक्रोमीटर है, इसलिए इतनी बारीकी हम देख पा रहे हैं, नहीं तो ये अपने हिसाब से इसको एक्यूरेट ही कहा जाएगा। 0.063 mm और ये जो ब्लेड है हमारे पास 0.06 mm का है। बहुत माइनर इसमें फ़र्क रहेगा ही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से बता पाता है माइक्रोमीटर। 0.04 mm के ब्लेड को नाप के देखते हैं। 0.042 mm और इस ब्लेड की थिकनेस 0.04 mm होनी चाहिए। हर्मेटिक वायर्स की जो थिकनेस होती है वो भी इसके ज़रिए नापी जा सकती है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, निर्भर ये करता है कि आपका पर्टिकुलर क्या काम है। पॉलीथीन्स की, पेपर की, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की थिकनेस आप इससे बहुत ही बारीकी से नाप सकते हैं। मेरे तो पर्सनली ये मशीनिंग में ज़्यादा काम आता है। बाइक के बहुत सारे पार्ट्स को बारीकी से नापना पड़ता है ताकि हम ठीक से इंजन को रीबिल्ड कर पाए। ऐसी अलग अलग चीज़ों में काम आता है। जब आपके पास एक टूल होता है तो उसके ज़रिए आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और कोई भी कारीगर एक अच्छा काम तभी कर सकता है जब उसके टूल्स अच्छे हैं उसके पास। कई जो नए मशीनिस्ट होते हैं उनको ये दिक्कत आती है कि रीडिंग में वो जैसे नाप तोल में गलती कर देते हैं। जैसे ये 10 mm है यानी 1 सेंटीमीटर,
तो 10 mm में कई बार हो गया कि जैसे आधा जो स्केल होता है इसका वो इसमें गलती करते हैं। अभी ये 9.5 mm है और अगर इसकी आपको और रीडिंग ऐसे मिल रही है तो 9.5 के अंदर आपको 0.30 को ऐड करना पड़ेगा। तो 9.8 mm की ये थिकनेस अभी बता रहा है। लेकिन इसी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स आए हैं माइक्रोमीटर्स के, क्योंकि ये ओरिजिनली इसी तरीके से इन्वेंट हुआ था जब पहले के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते थे। तो बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया तो एक कंप्यूटिंग काफ़ी सिंपल हो गई। तो इस कारण से ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट करते थे हम, इसकी जो स्लीव पे हम मिलाते थे लाइंस, वो चीज़ अब नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इसकी भी अपनी एक अलग फ़ील होती है। कई सारे मशीनिस्ट आज भी इसको पसंद करते हैं। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये सिंपली ओरिजिनली जब इन्वेंट हुआ था ये उस टाइम का ही है। इसमें कोई बैटरीज नहीं होती और ये एक अपने आप में ही टाइमलेस पीस है। और इनकी खासियत ये भी होती है कि ये थोड़ा बहुत आप मॉइस्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोमीटर्स होते हैं इनको आपको मॉइस्चर से बहुत ज़्यादा बचाना पड़ेगा। बिल्कुल भी इनमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ माइक्रोमीटर्स के वर्जन वाटर रेसिस्टेंस के साथ भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको वाटर रेसिस्टेंस वाले नहीं मिलेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आप इस्तेमाल करें, चाहे माइक्रोमीटर्स के या वर्नियर कैलिपर्स के, इनको आपको मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा। बस यही इनकी शर्त होती है। अगर आप केयरफुली इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनकी जो प्रिसिजन है बना रहता है और बहुत ही लॉन्ग लाइफ होते हैं। ये दोनों ही माइक्रोमीटर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी इनकी लाजवाब है और अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से इनका प्राइस भी परफेक्ट है। अगर आपकी आई साइट उतनी अच्छी नहीं है तो हमेशा आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ही ले, चाहे वर्नियर कैलिपर के या माइक्रोमीटर्स के। इससे आपको लाइंस को मैच करने का चक्कर नहीं रहता है। और अगर आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बैटरी नहीं चेंज करना चाहते, तो फिर आप मैकेनिकल वर्जन ले सकते हैं। वैसे बैटरीज़ की समस्या आज के माइक्रोमीटर्स में सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि शुरू में जो माइक्रोमीटर्स आते थे वो एल्कलाइन बैटरीज़ वाले आते थे, जिसके कारण वो उतने रिलायबल नहीं माने जाते थे, शेल्फ़ लाइफ उनकी कम होती थी। लेकिन आज के ये ज़्यादातर माइक्रोमीटर्स में आपको लिथियम सेल मिलेगा, जिसकी काफ़ी अच्छी शेल्फ़ लाइफ होती है। तो दोनों में से आपका जैसा बजट हो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। इन माइक्रोमीटर्स की कीमत जानने के लिए या ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।